जो वेरिएबल्स थे मनी सप्लाई के उनको कवर कर रहे थे। 6 वेरिएबल्स जो इम्पोर्टेंट थे विच यू शुड बी अवेयर ऑफ अबाउट द कंसेप्ट्स, उनमें से 4 वेरिएबल्स लास्ट के वीडियो में हो गया है विच वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, जिसमें से कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आपको आने वाले यूनिट के पार्ट में डिटेल में स्टडी करनी है। जो बाकी के 2 वेरिएबल्स हैं वो थे पोस्ट ऑफिस एंड एमएससी। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस क्या सुना तो आप सबों ने होगा, देखा भी सबों ने होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इज वेरी मतलब कॉमनली प्रेवलेंट, चाहे वो रूरल इंडिया हो चाहे वो अर्बन इंडिया हो, पोस्ट ऑफिस हमें हर जगह देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। व्हेन वी से इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मिनिस्ट्री से ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसकी मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आता है तो इसका प्राइमरी जो परफॉर्म करेगा फंक्शन वो किस चीज से रिलेटेड होगा? कम्युनिकेशन रिलेटेड। जो कि आप देखते हो, आप किसी को ड्राफ्ट, किसी को कुछ भेजते हो, लेटर्स भेजते हो, डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, किसके थ्रू भेजते हो? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और पोस्ट ऑफिस को बहुत रिलायबल माना जाता है। आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना प्रेफर करते हैं बिकॉज वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो पोस्ट ऑफिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन which comes from Ministry of Communication. So the primary function of any post office is communication related. लेकिन ये secondary function provide करता है किस फील्ड से related? Financial services. लेकिन वो सर्विस कैसा है? लिमिटेड है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और बैंक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस का सेकेंडरी फंक्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा भी रहा है तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे हैं? लिमिटेड है। अब एक नंबर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इंडिया में टोटल कितने पोस्ट ऑफिस है? 1,55,015। दिस इज फॉर यू टू नो इन टर्म्स ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा कि पोस्ट ऑफिस कितने नंबर में है, बट गुड टू नो। सो दिस इज द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस दैट वी हैव राइट नाउ इन इंडिया। जो नेक्स्ट वेरिएबल था वो था एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। द फुल फॉर्म ऑफ एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या है ये? टाइम डिपॉजिट। पहले आप पढ़ चुके हो कि टाइम डिपॉजिट क्या होता है, कहां पे है ये? पोस्ट ऑफिस में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक टाइम डिपॉजिट है जो कहां किया जा रहा है? पोस्ट ऑफिस में। अब जब ये टाइम डिपॉजिट है मतलब इसका एक टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगा कि इतने फिक्स टाइम के लिए है, तो वो फिक्स टाइम कितने से कितने के बीच का होता है? फ्रॉम 5 years to 10 years। योर एनएससी कैन बी फ्रॉम 5 years to 10 years। एनएससी को कैसे ध्यान में रखना है आपको? द फुल फॉर्म इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इट इज अ टाइम डिपॉजिट विच इज डन विद द पोस्ट ऑफिस एंड द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज 5 to 10 years। एनएससी 2 टाइप के होते हैं, फैमिली सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट। फैमिली सेविंग सर्टिफिकेट वैसे एनएससी हैं जो स्पेशली लो इनकम ग्रुप के लिए प्रोवाइड की जाती है, और पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट वैसे एनएससीज हैं जो स्पेशली जो पेंशन रिसीविंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, उनको प्रोवाइड किया जाता है। सो एनएससी में जो पॉइंट आपने याद रखना है, 4 पॉइंट्स हैं। फुल फॉर्म है क्या ये, टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना है, और एनएससी के कितने टाइप्स होते हैं। तो अब मनी सप्लाई का जो मेजर्स था, 4 मेजर्स है, M1, M2, M3, M4। चारों मेजर्स के फॉर्मूलाज आपने देख लिए। उन चारों मेजर्स के फॉर्मूलाज में जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे उनमें 6 ऐसे वेरिएबल्स थे जो आपके लिए नए हो सकते थे, जो कि डिमांड डिपॉजिट था, टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक एंड लास्ट पोस्ट ऑफिस एंड एनएससी। तो 6 वेरिएबल्स यहाँ पे आपको मिल गए। आई थिंक इसके बाद आपको मनी सप्लाई के मेजर्स के फॉर्मूला और उनके वेरिएबल
क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं आपको, वो आपको क्या क्या ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कितने मेजर्स है? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। M1 और M2 को किस नाम से जाना जाता है? नैरो मनी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसको आप नैरो मनी कहते हो, तो क्या लिखोगे? M1 और M2। दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो नॉमेनक्लेचर, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी दिस इज जस्ट अ नेमिंग। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट कि क्यों नैरो मनी बोला गया, क्यों ब्रॉड मनी बोला गया। M3 और M4 को हम कौन सा मनी कहते हैं? ब्रॉड मनी। अब अगर आपने जानना हो कि क्यों ऐसा कहा गया कि इसको नैरो इसको ब्रॉड कहा गया, M1 M2 जिस तरह के वेरिएबल्स को ऐड करता है वो कम है, और M3 M4 जिस तरह के वेरिएबल्स को ऐड करता है वो ज्यादा है। किस चीज में ज्यादा है? टर्म में ज्यादा है। M1 M2 में डिमांड डिपॉजिट होता है जिसमें आपको कोई भी फिक्स टाइम होता ही नहीं है। डिमांड डिपॉजिट क्या थे? प्राइमरी, जिसको आप जब चाहे तब क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। सो इसमें ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें टाइम का जो स्ट्रेच है वो कम है, तो इसको नैरो मनी कहते हैं। इसमें ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें टाइम का जो स्ट्रेच है वो ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब ब्रॉड है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रॉड मनी। बट यू डोंट हैव टू लाइक मेंशन द रीजन इसको क्यों नैरो कहते हैं, क्यों ब्रॉड कहते हैं, वो आपके समझने के लिए था। आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो यही है कि M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 ब्रॉड मनी। That is all. Now M3 को एक और नाम से जाना जाता है which is aggregate monetary resource. M3 is also known as aggregate monetary resource. अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि aggregate monetary resource किसे कहते हैं, your answer is M3. उसके बाद जो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए मनी सप्लाई के मेजर्स से रिलेटेड, that is liquidity of measures. ये जो 4 मेजर्स आप पढ़ रहे हो उनकी लिक्विडिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिक्विडिटी हम किसे कह रहे हैं? ईज ऑफ फ्लो। यहाँ पे इजी नहीं होगा, नो, ईज ऑफ फ्लो। ईज का मतलब होता है आसानी, किसी चीज के फ्लो में कितनी आसानी है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। अब हमें देखना है कि ये जो 4 मेजर्स हैं इनमें किसका फ्लो, किसका ज्यादा फ्लो, ज्यादा मूवमेंट आसान है। तो हमें देखने को मिलता है कि M1 मैक्सिमम लिक्विडिटी होल्ड करता है, उससे कम लिक्विडिटी M2 की है, उससे कम लिक्विडिटी M3 की है, और सबसे कम लिक्विडिटी M4 की है। तो जब आप लिक्विडिटी ऑफ द मेजर्स पढ़ रहे हो, पहला पॉइंट विच यू शुड बी क्लियर एट इज व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द ईज ऑफ फ्लो, कितनी आसानी से वो फ्लो करेगा। फ्लो करेगा मतलब जैसे कि डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, अब डिमांड डिपॉजिट में कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप जब चाहे तब आप बैंक गए और आपने पैसे निकाल लिए। फ्लो क्या था यहाँ पे? आसान था। टाइम डिपॉजिट अगर हो जाएगा तो आप जब चाहो बैंक जाके पैसे नहीं निकाल सकते। आप अगर यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि पैसे तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अज्यूम करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो अज्यूम करता है कि जो कंट्री के कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल हैं, जो लोग हैं वो रैशनल हैं। एंड व्हेन वी से दैट वी आर रैशनल, व्हाट डू वी मीन? कि हम जो डिसीजंस लेंगे उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखते हुए डिसीजंस लेंगे। तो टाइम डिपॉजिट में हमें ये फ्रीडम है कि वी कैन विड्रॉ मनी एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट उससे क्या होगा? हमारा जो होने वाला प्रॉफिट था, जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर नॉर्मल सिचुएशन में ट्राई यही करता है कि वो अपने टाइम डिपॉजिट को विदाउट मैच्योरिटी विड्रॉ ना करे। तो हमें देखना क्या है? ईज ऑफ फ्लो। M1 में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जिनको निकालना बहुत आसान होता है, इसीलिए इसकी लिक्विडिटी मैक्सिमम होती है। फिर धीरे धीरे टाइम डिपॉजिट और बाकी वेरिएबल्स ऐड होते जा रहे हैं जिनको विड्रॉ करना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी का ऑर्डर हमारा कम होता जा रहा है। सो M1 मैक्सिमम, M2, M3, M4. M1 has the highest liquidity due to the variables being easily withdrawn. जो इसके वेरिएबल्स है उनको इजीली निकाला जा सकता है, और M4 की जो लिक्विडिटी है वो लीस्ट लिक्विडिटी है क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स है वो नॉट इजीली विड्रॉन, उनको हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। सो एक टॉपिक आपका है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में
not being so easy of the variables. नेक्स्ट जो चीज आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो है जब हम मनी सप्लाई को मेजर्स को डिफाइन कर रहे थे तो मनी सप्लाई क्या था हमारा? टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्यूलेशन, वो सारे पैसे जो सर्क्यूलेशन में है, जो मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम अ कंज्यूमर टू अ प्रोड्यूसर टू अ इन्वेस्टर टू अ कंज्यूमर टू अ बैंकर एंड गोस लाइक दैट। तो इसमें हम बैंक्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने वाले डिपॉजिट्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? जब हम सर्कुलेशन में हो रहे मनी की बात कर रहे हैं तो हम फिर डिपॉजिट्स की बात क्यों करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट बैंक के साथ हो या फिर वो डिपॉजिट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, जैसे कि पोस्ट ऑफिस। हम ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि चाहे बैंक्स हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक चैनल का काम करता है किसके लिए? फ्लो ऑफ मनी के लिए। किसी ने यहां पर डिपॉजिट करा, ये अगर मान लीजिए बैंक है, अब हम इस डिपॉजिट को सर्कुलेशन में इसलिए ऐड कर रहे हैं कि बैंक इस डिपॉजिट को अपने साथ इंटैक्ट नहीं रखती है, बैंक इसको फर्दर लोन के फॉर्म में बी सी डी एंड गोज ऑन एंड ऑन लोगों को क्या करती है? प्रोवाइड कर देती है। तो ए का जो मनी था, जो ए के लिए क्या है? डिपॉजिटेड है, लेकिन एक्चुअली वो मनी बैंक के चैनल के थ्रू, जो चैनल किस चीज का काम करता है? मनी के फ्लो का काम कर रहा है, वो किसको मिल जा रहा है? डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, और वापस से किसमें आ गया? सर्कुलेशन में। सो व्हाट वी थिंक, what A is thinking as a deposit is actually in circulation. क्यों ऐसा possible हो पाया? Because of an organization like any bank. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि बैंक या कोई भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? एक चैनल का काम करते हैं, किस चीज के लिए? मनी के फ्लो के लिए। जो किसी एक इंडिविजुअल का डिपॉजिट है वो बाकी कई और इंडिविजुअल्स के लिए लोन का काम करता है। इस तरह जो मनी है हमारा, the money that we are talking about is not just a deposit money in the bank, rather it is a money which is in circulation with different people, be it a consumer, be it a producer, be it an investor, and goes on and on. Second question ये है कि M4 का जो फॉर्मूला है उसमें से NSE को एक्सक्लूड किया गया, मतलब माइनस NSE है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि M4 में जो बाकी चीजें आप ऐड कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन के होते हैं। मतलब बाकी जो डिपॉजिट इसमें आप ऐड कर रहे हो वो हो सकता है 25 इयर्स का हो, 50 इयर्स का हो, 70 इयर्स के टर्म डिपॉजिट हो। इस बीच में जब आप NSE को ऐड करते हो, जो कि आपको मैंने अभी बताया कितने टाइम पीरियड का होता है? 5 to 10 इयर्स। तो जहां पे आप सारी चीजों को ऐड कर रहे हो, एक है 25 इयर्स का, एक है 50 इयर्स का, एक है 75 इयर्स का, और बीच में एक आ गया 5 इयर्स का। अब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ऑड वन आउट, कभी ये प्रैक्टिस किया जिसमें आपको 4 थिंग्स गिवन होते हैं, 3 वेजिटेबल है, 1 एनिमल है, तो ऑड वन आउट को आप हटाते हो, वो क्या होता है? एनिमल होता है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट का एक्सक्लूजन है। सारे डिपॉजिट जो है वो ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड के हैं, 25 इयर्स, 50 इयर्स, 75 इयर्स, लेकिन बीच में एक NSE आ गया जो कि कितने का है? 5 इयर्स का। तो ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ऑड वन आउट। क्लियर है? सो अगर कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि M4 से NSE को क्यों हटा दिया गया, जबकि NSE तो एक तरह का डिपॉजिट है, इसलिए हटा दिया गया क्योंकि M4 में जो बाकी चीजें हम जोड़ रहे हैं उनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है, और उस ड्यूरेशन के कॉम्बिनेशन में जो NSE है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑड वन आउट। मनी एंड बैंकिंग का जो सेकंड पार्ट था, जो आपका था थ्योरी पार्ट, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें आपने पढ़ी? डिमांड फॉर मनी पढ़ा, किसके द्वारा दिया गया है? जॉन मेनार्ड कीन्स। डिमांड फॉर मनी इज थ्योरी विच पर्टिकुलरली टेल्स यू कि आपको किन किन चीजों के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर योर डेली कोर्स ऑफ नीड्स, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर एनी प्रिवेंटिव फ्यूचर एक्सीडेंट और समथिंग लाइक
that. And speculative demand, where you kind of spend your money but not in terms of getting any good or service back, rather in terms of earning profit. ट्रांजैक्शनरी डिमांड में एक्सपेंडिचर होता है, प्रिकॉशनरी डिमांड में सेविंग होती है और स्पेकुलेटिव डिमांड में एक्सपेंडिचर होता है. ट्रांजैक्शनरी डेली कोर्स ऑफ एक्शन के लिए है, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के लिए. नेक्स्ट जो कंसेप्ट था वो था मनी सप्लाई का. सबसे पहले व्हाट इज मनी सप्लाई? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द इकोनॉमी. Because we are talking about a particular point, that is why money supply is a stock variable. आपको पता है कि stock variable क्या है and flow variable क्या है. Stock is a point of time and flow is for a period of time. उसके बाद money supply को कौन बनाता है? डिजाइन किसने करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. कैलकुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं? वी कॉल देम एज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. कितने मेजर्स है मनी सप्लाई के? 4 मेजर्स हैं. M1, M2, M3, M4. उसके बाद चारों मेजर्स के फॉर्मूलाज में जो वेरिएबल्स आपने लिखे उन वेरिएबल्स का मीनिंग और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लिक्विडिटी ऑफ मेजर्स का कंसेप्ट, जिसमें M1 की लिक्विडिटी हाईएस्ट एंड M4 की लिक्विडिटी लोएस्ट होती है. उसके बाद हम डिपॉजिट्स को क्यों ऐड करते हैं और हम एनएससी को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये सेकंड पार्ट जो था आपके यूनिट का वहां कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बैंकिंग से शुरू करेंगे. बैंकिंग में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो कमर्शियल बैंकिंग तक होगा. तो आप लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो मनी से हमने शुरू करा कि व्हाट इज मनी, बार्टर इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दैट, वहां से एक बार यहाँ तक रिविजन करके रहेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट हमारा लास्ट सेगमेंट